अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 21 कवर करेंगे विच इज़ सर्विस एग्रीमेंट्स। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 100। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट विच इज़ सर्विस एग्रीमेंट्स। सर्विस एग्रीमेंट या सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, ये हम पहले भी ब्रीफली पढ़ चुके हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं इस मॉड्यूल में। सर्विस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर के दरमियान किया जाता है, जिसमें उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं क्लियरली कि कौन सी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी है। और लीगली वो दोनों प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर बाउंड होते हैं इसको फॉलो करने के लिए। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सर्विस एग्रीमेंट, जिसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और दूसरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें टेक्निकल प्रोमिसेस किए जाते हैं बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी होगी, अगर सिस्टम डाउन टाइम में जाते तो कितनी देर उसे लगेगी वापस रिकवर करने में किसी फेलियर से, और इस फेलियर की सूरत में क्लाउड कंज्यूमर्स को क्या कंपनसेशन दी जाएगी। ये तमाम टेक्निकल गारंटीज दी जाती हैं फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर टू द क्लाउड कंज्यूमर। जिस तरह जब कोई घर रेंट किया जाता है तो जो लीगल एग्रीमेंट होता है, जैसे कि जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तमाम रूल्स, पेमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की जाती है, इट्स लाइक सर्विस एग्रीमेंट। और एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इट्स लाइक कि ओनर की तरफ से जो जो उस रेंट लेने वाले को जो प्रोमिस की जाते हैं कि भाई बिजली, पानी, गैस और दूसरी फैसिलिटीज़ और दूसरी यूटिलिटीज़ कब कैसे अवेलेबल होंगी, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा सिक्योरिटी वगैरह के हिसाब से, ये सब आर लाइक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये दोनों चीज़ें, सर्विस एग्रीमेंट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट मिलाकर कहलाती हैं सर्विस एग्रीमेंट। तो में क्या-क्या चीज़ें प्रॉमिस की जाती हैं क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से। फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपकी क्लाउड सर्विस कितनी टाइम के लिए ऑपरेशनल रहेगी, कितनी ज़्यादा रिलायबल होगी। जैसे कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर प्रॉमिस करते हैं कि हमारी सर्विस 99.5% या फिर 100% अवेलेबल रहेगी, एक्सेसिबल रहेगी यूज़र्स के लिए, डाउन टाइम में नहीं जाएगी, फेलियर में नहीं जाएगी, तो ये फैक्टर अवेलेबिलिटी कहलाता है। और ये अवेलेबिलिटी जब मेजर की जाती है, जब कस्टमर को इनवॉइस जनरेट किया जा रहा होता है, यानी बिल जनरेट किया जा रहा होता है। अब अगर आर्ली बेसिस पर बिलिंग होती है, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस होती है, ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि अगर कोई स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स से ये प्रॉमिस करते हैं कि जो स्कूल की लाइब्रेरी है वो 99.9% ऑफ द टाइम पूरे साल में हमेशा अवेलेबल रहेगी, ओपन रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर बीच में लाइब्रेरी किसी भी वजह से कुछ देर के लिए बंद होती है तो स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील। ये इस परफॉर्मेंस गारंटी की वॉयलेशन नहीं कहलाएगी, जैसे कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई लीगल एग्रीमेंट तोड़ा गया है। तो इसी तरह जो छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं वो क्लाउड सर्विसेज में हो सकते हैं बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर कोई बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा-सा फेलियर है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है इसमें, एसएलए वॉयलेशन में। सेकंड इज़ रेमेडीज़ फॉर फेलियर। अगर क्लाउड प्रोवाइडर ने एसएलए में जो अवेलेबिलिटी के लिए मेजर दिया था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि 99.9% ऑफ द टाइम आपकी सर्विस अवेलेबल रहेगी, तो ये जो 99.9% है, ये वो अवेलेबिलिटी का मेजर है जिसकी बेसिस पर ये चेक किया जाएगा कि क्या ये मीट हुआ है या नहीं। प्रोवाइडर की तरफ से इस गारंटी को फुलफ़िल किया गया है या नहीं। तो अगर इसको फ़ेल कर देता है क्लाउड प्रोवाइडर, नहीं पूरा कर पाता, सिस्टम डाउन टाइम में जाता है, फ़ेल हो जाता है और उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से यूज़र्स को, क्लाउड कंज्यूमर्स को कंपनसेट किया जाता है। अब वो कंपनसेशन डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में कस्टमर को सर्विस क्रेडिट्स दिए जाते हैं। जैसे जो पेड सर्विसेज़ होती हैं उनमें टोकन्स होते हैं, क्रेडिट्स होती हैं, जिनके बदले में आप वो सर्विसेज़ एक्सेस कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो सर्विस क्रेडिट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं यूज़र्स को कंपनसेट करने के लिए इस फेलियर के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि रिफंड्स दिए जाएँ, यानी जो सब्सक्रिप्शन ली होती है वो रिफंड की जाए। तो कस्टमर्स को एसएलए में जो भी गारंटी दी गई होती है उसके हिसाब से सर्विसेज को मॉनिटर करते रहना चाहिए, और अगर उनमें से कोई रूल वायलेट होता है तो उसमें कस्टमर्स का एक पूरा राइट होता है कि वो कंपनसेशन रिक्वेस्ट कर सके क्लाउड प्रोवाइडर से। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर आपने कोई इंटरनेट पैकेज लिया है जिसकी ड्यूरेशन है 30 डेज़, इन 30 डेज़ के ख़त्म होने से पहले बीच में अगर कभी किसी एक दिन के लिए आपकी सर्विस अनअवेलेबल होती है, आप नहीं यूज़ कर पाते इंटरनेट, कंपनी को चाहिए कि वो 1 दिन एक्स्ट्रा दे आपको उसको कंपनसेट करने के लिए, बजाय इसके कि वो आपके पैसे वापस करे, क्योंकि ये ज़्यादा ईज़ी होते हैं कंपनी के लिए। दैन इट इज़ सर्विस टर्मिनेशन। अगर कोई कंज़्यूमर कोई क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहा है और वो अब मज़ीद यूज़ नहीं कर रहा, तो उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि खुद कंज़्यूमर अपनी मर्ज़ी से किसी भी रीज़न के तहत वो सर्विस यूज़ करना बंद कर दे, और दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से उस कस्टमर का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाए। हो सकता है उस कस्टमर ने कोई रूल वायलेट किया हो, पेमेंट नहीं की हो,
अपने राइट्स का, अपने एक्सेसेस का गलत यूज़ किया हो या किसी भी वजह से प्रोवाइडर या आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपका अकाउंट टर्मिनेट किया गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, फिर ये गारंटी नहीं दी जा सकती क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से कि आपका जो भी डेटा होगा उसको प्रिजर्व किया जाएगा, सेव किया जाएगा, को सिक्योर रखा जाएगा, प्राइवेट रखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ लीगल केयर ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। एसएलए एग्रीमेंट्स में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से ये चीज़ क्लियरली प्रॉमिस की जाती है कि वो अपने कस्टमर्स का डेटा देखेंगे नहीं, उसको शेयर नहीं करेंगे विदाउट उनकी परमिशन, उसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ नहीं करेंगे और उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अनलेस कोई स्पेशल केस हो जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर गवर्नमेंट की तरफ से या लॉज़ की वजह से लीगली बाउंड हो ऐसा करने के लिए। बट क्लाउड प्रोवाइडर के पास ऐसे मॉनिटरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे हमने पहले कुछ मॉड्यूल्स में पढ़ा था, जो आपके डेटा को की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा को यूज़ करें क्लाउड प्रोवाइडर्स कोई एरर अगर सिस्टम में है उसको स्टडी करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए। जैसे बैंक के लॉकर्स होते हैं जिसमें आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट सामान, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड वगैरह रखते हैं। बैंक की तरफ से ये सिक्योरिटी प्राइवेसी आपको दी जाती है, लेकिन अगर कोई कोर्ट ऑर्डर होगा या गवर्नमेंट या किसी लॉ की वजह से ये फोर्स किया जाएगा बैंक को, तो फिर वो बाउंड हो जाएंगे आपका लॉकर खोलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेशंस इंक्लूडेड बाय प्रोवाइडर्स। ये वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनको क्लियरली लिमिट कर देते हैं। नहीं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की सूरत में उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कितनी नहीं। फर्स्ट इज कैजुअल आउटेजेस, जिसका मतलब है कि जब आपका कोई सॉफ्टवेयर या कोई सर्विस मेंटेन की जा रही होती है, उसकी मेंटेनेंस की जा रही होती है, अब उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और वो आपको पहले से पता होता है कि कितने टाइम के लिए वो सर्विस डाउन टाइम में जा रही है और इसको सर्विस फेलियर की तरह कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, आपको पता होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए है और आपको पहले से इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। तो ये जो प्लान्ड मेंटेनेंस पीरियड्स होते हैं, ये फेलियर्स में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्स मेजोर इवेंट्स। कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात या इवेंट्स जो क्लाउड प्रोवाइडर के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जैसे कि कोई ज़लज़ला या सैलाब आया जिसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा क्लाउड प्रोवाइडर्स के उन डेटा सेंटर्स में, कोई डैमेज हुआ जिससे सर्वर्स में इशू हुआ और सर्विस अनअवेलेबल हो गई, या फिर किसी भी वजह से कोई मेजर पावर फेलियर हुआ जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत मेजर इश्यूज़ हुए कि यानी बहुत लंबे टाइम के लिए इंटरनेट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी ये क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन नेक्स्ट इज सर्विस एग्रीमेंट चेंजेस। इस तरह के लीगल एग्रीमेंट्स में क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने पास ये राइट रखते हैं कि वो अपनी हिसाब से प्राइसेस में चेंज कर सकें, यानी जो सर्विसेज के बदले आप सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं उस प्राइस में चेंजेस कर सकें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप एग्री करते हैं उनमें अपडेट कर सकें और बिलिंग पॉलिसीज़ को मॉडिफाई कर सकें, यानी उसमें चेंजेस कर सकें। यानी कि मतलब किन-किन फैक्टर्स की बेसिस पर बिलिंग की जा रही होती है, आपको चार्ज किया जा रहा होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि आप कितनी ज़्यादा सीपीयू यूज़ करते हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ करती हैं, रिसोर्स यूज़ करते हैं, स्केलिंग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिनकी बेसिस पर आपको चार्ज किया जा रहा होता है। तो इस तरह की जो बिलिंग पॉलिसीज़ होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस क्लाउड प्रोवाइडर्स कर सकते हैं। ये उनको लीगली अलाउड होता है। इस वजह से इस तरह की जो भी अपडेट्स होती हैं वो मेंशन की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो खामोशी से कर दी जाती हैं, बल्कि अनाउंसमेंट अपडेट्स आती हैं कंज्यूमर्स को। इसलिए एज अ क्लाउड कंज्यूमर आपको रेगुलरली इस तरह की अपडेट्स चेक करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी लिमिटेशंस। क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, बट अगर किसी साइबर अटैक की सूरत में आपका डेटा लॉस होता है या कोई मिसहैप होता है, तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस में क्लाउड प्रोवाइडर्स इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बदले में कंपनसेट करने के लिए वो सिर्फ आपको कुछ सर्विस क्रेडिट्स दे देते हैं और कस्टमर्स पे ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो खुद अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें बाय एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, सेफ ब्राउज़र्स, फायरवॉल्स। तो क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी जो है वो दोनों की, प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यूजुअली क्लाउड सिक्योर करना प्रोवाइडर का काम होता है और कस्टमर्स की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना डेटा ज़्यादातर खुद सिक्योर करें, क्योंकि इस तरह की मिसहैप्स की सूरत में क्लाउड प्रोवाइडर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सर्विस एपीआई चेंजेस। आपके सिस्टम में जो सर्विसेज में एपीआई यूज़ हो रही होती हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स उनमें मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, कुछ एपीआईज़ रिमूव कर सकते हैं, उन एपीआईज़ में अपडेट्स कर सकती हैं और कभी-कभार ये अपडेट्स, मॉडिफिकेशंस, डिलीट प्रोसेसेस आपको बताए बगैर भी हो जाते हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही होती हैं और आपको फ्रंट एंड पे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होती हैं। आपके लिए ये चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती, आप नोटिस नहीं कर रहे होते, इसलिए अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड प्रोवाइडर्स इस चीज़ के लिए आपको अपडेट नहीं करते हैं। ना हमने अब तक देख ली कि क्लाउड प्रोवाइडर्स की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं कि एज़ अ क्लाउड कंज़्यूमर आपकी क्या-क्या ऑब्लिगेशंस हैं, यानी आपके क्या-क्या फ़र्ज़ हैं, आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसीज़। तो आप क्लाउड पर अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप कोई इल्लीगल कंटेंट ना स्टोर करें या ऐसा मलिशियस कंटेंट ना हो जिससे क्लाउड पर स्टोर करने से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई अटैक का नुकसान हो, रिस्क हो। या फिर एज़ अ क्लाउड कंज़्यूमर जब आप एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो दूसरे यूज़र्स के साथ, तो मेक श्योर कि आप अपने एक्सेसेस का, अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ ना करें। सेकंड इज़ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। एज़ अ यूज़र आपको चाहिए कि आप सिर्फ लीगली जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, सिर्फ वो इंस्टॉल करें और उनको यूज़ करें। उनका लाइसेंस आपके पास हो। क्योंकि अक्सर जो इस तरह के पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आप अपने सिस्टम पर जब इंस्टॉल करते हैं, उससे आपके सिस्टम पर भी बहुत रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगर उसी सिस्टम से आप कोई क्लाउड सर्विस एक्सेस करते हैं, तो क्लाउड पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड इज़ टाइमली पेमेंट्स। अगर आप कोई पेड सर्विस ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस आपको पे करनी है, तो एज़ अ यूज़र आपको चाहिए कि आप अपने तमाम बिल्स और सब्सक्रिप्शंस टाइम पर पे करें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने कोई सब्सक्रिप्शंस और बिल्स टाइम पर पे नहीं करेंगे, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर आपको सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड की जाएँगी। एज़ अ क्लाउड कंज्यूमर निस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिनको एज़ अ यूज़र आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज़ केयरफुली रीड सर्विस एग्रीमेंट्स। जब भी कोई क्लाउड सर्विस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पहले एक सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाती हैं जिन्हें हम चेक करते हैं, फिर हम इंस्टॉल करते हैं, फिर हम कोई सर्विस एक्सेस कर पाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप उन सर्विसेज़ को पढ़ें ताकि आपको पता हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं और ये सब। देन एसएलए में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से जो-जो चीज़ें गारंटी की जाती हैं उनको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पता हो कि उनके फेलियर की सूरत में आप क्या-क्या कॉम्पेंसेशंस ले सकते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंड प्रोवाइडर एंड कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि क्लाउड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक की नहीं होती, बल्कि प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए। फिर पीरियोडिकली रिव्यू क्लाउड प्रोवाइडर्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अक्सर जो एपीआईज़ में मॉडिफ़िकेशंस होती हैं वो यूज़र्स को अपडेट नहीं की जा रही होती या फिर सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जब पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, इस तरह की दूसरी अपडेट्स और नोटिफ़िकेशंस जो भी होती हैं, वो सब आपको पीरियोडिकली यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जैसे वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, हर 6 महीने बाद आपको रिव्यू करनी चाहिए। और इन तमाम एसएलए एग्रीमेंट्स की बेसिस पर आपको ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करना चाहिए जो आपकी नीड्स के मुताबिक सबसे बेस्ट हो और बेस्ट गारंटीज़ प्रोवाइड करे, रिलायबल हो, सिक्योर हो। सो यहाँ पर अगर मैं इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा सर्विस एग्रीमेंट्स, जो कि एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, सर्विस एग्रीमेंट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में टेक्निकल प्रॉमिसेस होते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से किए जाते हैं, जैसे कि सिस्टम के अप टाइम के लिए, डाउन टाइम के लिए, डाउन टाइम से रिकवरी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। प्रोवाइडर ये प्रॉमिस करता है कि उसकी सर्विस कितनी देर के लिए अवेलेबल होगी, जैसे कि 99.5% ऑफ द टाइम। और अगर इस तरह की कोई गारंटी वायलेट होती है, कोई लीगल रूल वायलेट होता है, तो आप एज़ अ यूज़र कंपनसेशन ले सकते हैं। तो प्रोवाइडर आपके डेटा को प्रोटेक्टेड रखने की, सिक्योर रखने की प्रॉमिस करता है या आपके विदाउट परमिशन आपके डेटा को व्यू नहीं करेगा, कोई अपडेट नहीं करेगा, मॉडिफ़ाई नहीं करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा या फिर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में प्रोवाइडर की लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे कि अगर किसी मेंटेनेंस की सूरत में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिस्टम को, सर्विस को अनएक्सेसिबल बनाया जाता है, अनअवेलेबल सर्विस होती है, तो ये सर्विस फेलियर में काउंट नहीं होता। किसी नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, उसके लिए भी क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने हिसाब से, उनके पास ये राइट होता है कि वो प्राइसिंग में और टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर सकें। अगर आपका डेटा लॉस होता है किसी साइबर अटैक की सूरत में, तो उसके लिए भी क्लाउड प्रोवाइडर अक्सर सिचुएशंस में अपने ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। और जो आपकी सर्विसेज़ को एक्सेसिबल, ईज़ी, एफिशिएंट बनाने के लिए जो एपीआईज़ यूज़ हो रही होती हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, अक्सर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपको बताए बगैर। देन एज़ अ कंज्यूमर आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इन एसएलए एग्रीमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सिर्फ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि वो आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए रिस्की हो सकते हैं। अपने बिल्स टाइम पर पे करने चाहिए।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिकमेंडेशन आपको दी जाती है एज अ कंज्यूमर कि आप तमाम एसएलए एग्रीमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, उनको अच्छी तरह से समझें। क्लाउड प्रोवाइडर की तमाम नोटिफिकेशंस, सिस्टम अपडेट्स, इन सबको पीरियोडिकली स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद देखें, अब रिव्यू करें और इन्हीं परफॉर्मेंस गारंटीज़ की बेसिस पर चूज़ करें कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर जो रिलायबल हो, सिक्योर हो, वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर मॉड्यूल 21 ख़त्म हुआ। अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में हमारे 100 मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो सो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Until the next video, Allah Hafiz.